Vanto Vishwamaryam, let us civilize and spiritualize the whole world। इसी भावना के साथ आज हम लोग पुण्य श्लोका प्रोफेसर विजयश्री की स्मृति में होने वाली 21वीं व्याख्यान माला के तहत एकत्रित हैं। इस व्याख्यान माला में उपस्थित माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को सादर प्रणाम एवं वंदन करती हूँ। साथ ही मंचस्थ सभी विद्वजनों एवं सभागार में उपस्थित सभी आगत अतिथियों को मेरा प्रणाम और अभिनंदन है। आज यहाँ संपन्न होने वाली विशिष्ट व्याख्यान माला एक ऐसी प्रतिभा संपन्न विदुषी स्त्री को समर्पित है जिनकी स्मृतियाँ लंबे समय तक शिक्षा, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र को सुवासित करती रही है। प्रोफेसर विजयश्री का जन्म 20 फरवरी 1949 में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी थी। 1963 में उन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात सागर विश्वविद्यालय जबलपुर से उन्होंने दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री हासिल किया और सिर्फ विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी अव्वल आईं। इस परिणाम के आधार पर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ ऑफ फिलॉसफी के द्वारा उन्हें नेशनल फेलोशिप प्रदान किया गया। 1969 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली और पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1974 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी का धर्म दर्शन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर उन्हें डी.फिल की उपाधि मिली, जिसके लिए उन्हें यूजीसी द्वारा फेलोशिप भी दिया गया। इसके अतिरिक्त ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च द्वारा भी उन्हें फेलोशिप प्रदान किया गया था। 1971 में उनका विवाह दर्शन जगत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी के साथ हुआ, जो कि स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च भारत सरकार के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। व्याख्याता के रूप में विजयश्री की नियुक्ति 1974 में श्री अरविंद महिला कॉलेज मगध विश्वविद्यालय में हुई। तदुपरांत 1978 में दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना योगदान दिया, जहां वे जीवन पर्यंत काम करती रहीं। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं और अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया। उनके द्वारा लिखे गए शोध पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित जर्नल एवं संकलन में छपे एवं अनेक शोध पत्रों का वाचन उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन, सेमिनार तथा सिम्पोजिया इत्यादि में किया। प्रोफेसर विजयश्री एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होने के कारण अनेक पदों को भी सुशोभित किया। 1956 में स्थापित अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद, जो कि राष्ट्रभाषा के माध्यम से दर्शन की चर्चा करने वाली सर्वाधिक आजीवन सदस्यों की प्रतिष्ठित संस्था है। इस संस्था में प्रोफेसर विजयश्री जी ने संयुक्त सचिव के पद को संभाला और अपनी कार्यकुशलता से सबको प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि पटना विश्वविद्यालय में वे NSS की प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में भी अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया था। वैदुष्य, शालीनता, आत्मीयता एवं अत्यंत उदात्त विचारों वाली स्मृति तेज प्रोफेसर विजयश्री जी सामाजिक कार्यों में भी उसी सक्रियता से रुचि लेती थीं जिस सक्रियता से वे शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी करती थी। वे भारत विकास न्यास जैसी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा स्थापित विकलांग अस्पताल के साथ जुड़कर बिहार को विकलांग मुक्त बनाने का संकल्प लिया और इस अभियान में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्होंने शिक्षा और संस्कार के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह अविस्मरणीय है। भारत विकास न्यास की ओर से प्रति वर्ष फरवरी माह में विजयश्री व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है, जिसके साक्षी आज हम सब हैं। उनकी स्मृति में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के प्रत्येक अधिवेशन में 35 वर्ष से कम आयु के 5 प्रखर अध्येताओं को उनके सर्वोत्तम आलेख के लिए विजयश्री स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावे विजयश्री स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन महिला दर्शन परिषद की ओर से प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित की जाती है। कहते हैं अच्छे लोगों की आवश्यकता इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। शायद इसीलिए प्रोफेसर विजयश्री
12 फरवरी 2004 को परलोकवासिनी हो गई। उनकी इस असामयिक मृत्यु ने संपूर्ण दर्शन परिवार को स्तब्ध कर दिया था। मैं उनको पुनः स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि आज आप हमारे बीच स्थूल रूप से न सही पर सूक्ष्म रूप से हम सभी के हृदय में जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगी। आपको विस्मृत करना असंभव है। पुनः आपको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगले वक्ता के रूप में अब मैं परम श्रद्धेय स्वामी भावात्मानंद जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वामी जी कृपया आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गर्मय। ओम शांति शांति शांति। दिवंगत विजयश्री की स्मृति में आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा साहब और दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित यह व्याख्यानमाला के इस सम्मेलन में आज के हमारे उद्घाटनकर्ता के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे महामहिम तथा यशस्वी श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हमारे इस मंच पर उपस्थित महानुभावगण, प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा, प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, प्रोफेसर एस.पी. शाही, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह आदि सभी महानुभावों के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना और हार्दिक श्रद्धा अर्पण करता हूं। इनके प्रति मैं आपकी अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करता हूं। देवियों एवं सज्जनों, चूँकि हम दिवंगत आत्मा की याद कर रहे हैं और उसी की यादगार में यह सभा आयोजित हो रही है, तब यह कदाचित अप्रयोजनीय नहीं होगा कि हम धर्म के संबंध में दो चार शब्द ही सही हम उसकी भी चर्चा करें। यह कहा गया है कि वह सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध विद्वंजन न हो। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा यत्र न वदन्ति धर्मम। वह सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध नहीं हो और वे वृद्ध नहीं है जहाँ पर धर्म की चर्चा ना हो। महाभारत में एक प्रश्न आता है, एक यक्ष प्रश्न है, को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा का च वार्ता ममेताश्चतुरः प्रश्नान् कथयिष्यन्ति जलम पिबत। वस्तुतः यह प्रश्न महाभारत में यक्ष के द्वारा पांचों पांडवों को किया गया था। चारों पांडव इस प्रश्न का उत्तर न देकर जल पीने हेतु जल ग्रहण करते हैं उस सरोवर से और वह सारे मूर्छित हो जाते हैं। अंत में जब महाराज युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो इन प्रश्नों का वह उत्तर देते हैं। इन प्रश्नों में एक बहुत प्रमुख प्रश्न है, कह पंथा, क्या पथ है, कौन सा पथ है। तो महाभारत के शांति पर्व में महाराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जवाब देते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनः गतो येन सपंथा। यह धर्म का तत्व हृदय में ही निहित है। यह गूढ़ तत्व हृदय में निहित रहकर जो व्यक्ति इस गूढ़ तत्व को जानने की अभिलाषा करते हैं, इस जानने की अभिलाषा में जो जिस पथ का अनुसरण करते हैं और वह पथ ही धर्म तत्व कहलाता है। अवश्य ही इस धर्म तत्व में बाह्य आचार है, बाह्य आलम्बन है,
किंतु मूल तत्व से यह धर्म तत्व, यह वह आत्म तत्व है जिसकी चर्चा महाभारत से लेकर, पुराणों से लेकर, उपनिषदों से लेकर वेदों में की गई है। और इसके विषय में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तत्व को प्राप्त कर लेता है वह अमरता को प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द थे। स्वामी विवेकानंद अपने विभिन्न भाषणों में श्वेताश्वर उपनिषद के कुछ श्लोकों को उद्धृत किया करते थे। मैं उन्हीं श्लोकों को आपके समक्ष उद्धृत करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। और इसके पश्चात कहते हैं, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं, हे मानव जातियों, तुम्हारे समक्ष और कोई पथ उपस्थित नहीं है, एकमात्र पथ यही है कि इस आत्म तत्व को जानो। यदि अमरता को प्राप्त करना चाहते हो, यदि इस क्षण भंगुर संसार में नित्य आत्म तत्व को, अपरिवर्तनशील को पाना चाहते हो। देवियों एवं सज्जनों, मुझे बेहद खुशी है कि आज के इस विद्वत सभा में, जहां आप सभी विद्वान हैं, जहां पर कि आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम की उपस्थिति है, इन बीच में श्रद्धा अर्पण करने के लिए मैंने आप सबों के समक्ष अपने 2 शब्द कहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग शांति में रहें, सुख में रहें और सभी स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी पद्मश्री विमल जैन सर को। सर, आप आएं और अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धा और सम्मान का आज का ये गौरवशाली मंच, आज इस पर सरस्वती के पुत्र बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, मंचस्थ विराजमान कुलपति द्वय, इसके अलावा सामने बैठे विद्या इस शैक्षणिक माहौल के शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं समाजसेवियों, आज का ये कार्यक्रम भारत विकास विकलांग न्यास, जो विगत अनेकों वर्ष समाज की सेवा में रत है, सिर्फ समाज ही नहीं तो वरन शारीरिक विकलांगता को दूर करने के साथ साथ समाज की मानसिक विकलांगता को दूर करने का भी लगातार प्रयास करता रहा है। आज हम जिस सभागार में बैठे हैं, वो सभागार कभी व्हीलर सेनेट हुआ करता था। माननीय राज्यपाल जी को बताया कि 50 साल पहले यही फरवरी का महीना था जिस समय बिहार आंदोलन की नींव रखी गई थी और 18 मार्च 1974 उसका एक शुरुआती दौर था और जिसके बाद से पूरे देश भर में एक परिवर्तन का आगाज खड़ा हुआ था। 50 साल हो गए, सत्ता परिवर्तन तो जरूर होता चला गया, परंतु समाज परिवर्तन की दिशा अभी भी पूरी तरह से रेखांकित नहीं हो पाई है। आज जिस विषय को लेकर आज का ये कार्यक्रम है, आज की ये गोष्ठी है, उसके कुछ विचारणीय बिंदु मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आने वाले समय में भारत जो अभी तक इंडिया कहलाता है,
भारत होने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि भारत की आत्मा, गाँव की आत्मा भारत में निवास करती है। सबसे पहले हम ये मानकर चले कि भारत 1947 में नहीं बना है। भारत हजारों साल की परंपराओं का एक वाहक रहा है, जिसके माध्यम से हम आज तक उस संस्कृति को संजोए हुए हैं। इधर के दिनों में लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। एक विषय आज विचार के लिए आप सबों के बीच प्रस्तुत है कि क्या धर्म विहीन संस्कार इस देश के युवा पीढ़ी को हम देंगे क्या। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज इस देश की सेकुलरिज्म के नाम पर जो शिक्षा दी जा रही है वो राष्ट्रबोध से कहीं अलग है। आप कोर्ट के अंदर, कानून ये अदालत के अंदर गीता पर कसम खाकर बात करते हैं, परंतु गीता को आप स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ा पाते। ये आज तक 75 सालों की स्थिति देश की रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात इस देश की आवश्यकता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। आज भारत की जो संरचना संविधान के माध्यम से बनी है, उसमें कहीं न कहीं हम विदेशी नकल उसमें ज़्यादा की है हमने। यूनियन ऑफ स्टेट्स, विदेश के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग राष्ट्रों का मिलाकर एक समूह यूनाइटेड किंगडम है, परंतु भारत के अंदर अलग अलग राज्य हो सकते हैं, परंतु सबों की आत्मा संस्कृति में विराजमान है। इसलिए पूरा भारत एक अखंड भारत के रूप में और एक सांस्कृतिक परिचय के रूप में पहचाना जाता है। कहीं न कहीं उसके ऊपर आघात की स्थिति देश के अंदर बनी हुई है। भारत को यदि बचाना है, भारत को यदि भारत बनाना है, तो हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह से भारत की आने वाले दिनों की संरचना करें। हमारे यहाँ बातें तो बड़ी होती रही हैं, हम पूरे विश्व के स्वस्थ होने की, कुशल होने की, संपन्न होने की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी G20 के कार्यक्रम में भारत की सोच को कुछ शब्दों में रेखांकित किया। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये भारत की सोच का एक परिचायक रहा है, परंतु इसको लागू करने में सबल भारत, मजबूत भारत की आवश्यकता है, जिसमें हमारा योगदान आवश्यक है। आज हम शिक्षा के इस मंदिर में बैठे हुए हैं, जहाँ अधिकांश शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं और समाज सेवी हैं, जो समाज के परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ हमेशा योगदान देते रहे। मैं एक तो राष्ट्रबोध क्या हो, उसकी क्या आवश्यकता है, इसकी ओर हम फिर से ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि एक विकसित भारत का विराट संकल्प आज की युवा पीढ़ी के साथ हम सबों को लेने की आवश्यकता है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ज़रूरत है। अपने गौरवशाली विरासत पर गर्व की ज़रूरत है। राष्ट्र की एकजुटता को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। कर्तव्य निर्वहन में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। आज हम अधिकार की तो बात करते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों की बात से हम कोसों दूर हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति एक मैट्रिक होल को
मैट्रिक फेल को वोट देकर और बेहतर भविष्य की कल्पना करता है। 5 वर्ष की राजनीति में जीतकर आने वाले को आजीवन पेंशन और 25-30 साल की नौकरी करने वाले को कुछ नहीं, ये विद्रूप स्थिति अपने समाज की बनी रही है। आज चूँकि हम ये शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि एक राजनीतिज्ञ आगामी 5 साल के लिए सोचता है, परंतु एक शिक्षक नई पीढ़ी के निर्माण की चिंता करता है। आज हमारी आवश्यकता है कि नई पीढ़ी के निर्माण में हमारा क्या योगदान हो। एक बात और है, अभी तक की पीढ़ी, हम लोगों तक की पीढ़ी, एक जिसको ज्ञान प्राप्ति में 50 वर्ष लगते हैं, आज की पीढ़ी गूगल की पीढ़ी है, हाई टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है। उनको किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में 5 साल, 7 साल, 10 साल लगते हैं। उसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है, उसके पास हमसे ज़्यादा जो है काम करने की क्षमता है, परंतु कुछ ऐसी मूल बातें हैं, यदि हमने उनको उन बातों को उन तक नहीं पहुंचाया तो आने वाला भविष्य बुरा होगा देश का, ऐसा कह सकता हूँ। हमें उनके बीच में शिक्षा क्यों, जीवन का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रबोध के बिना हमारा सब कुछ समर्पण राष्ट्र को हो, भारत माता के चरणों में हमारी सब प्रतिभा का अर्पण हो, ऐसा एक पूरे देश के अंदर एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि भारत के इस सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है। भारतीयता का विकास, भारतीय मनीषा और मानवता का उन्मेष, भारतीय मूल्यों एवं परंपराओं का उत्कर्ष, भारतीय संवेदना का विस्तार, भारत की जनगण की शैली में पुरातन और अधुनातन का समन्वय, भारतीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति, व्यक्ति की गरिमा और देश की सुरक्षा, इन सब चीज़ों का जो है समावेश जिस दिन होगा, यहाँ के हर व्यक्ति तक हम विकास की लौ पहुँचे, ये एक आवश्यकता है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आगामी 25 साल का खाका खींचकर हमें दिया है कि भारत 2047 में एक सुखी, संपन्न और विश्व को दिशा देने वाला समय होना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने एक खाका खींचा है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि आने वाला समय 2047 तक भारत एक हर दृष्टि से संपन्न राष्ट्र हो, न यहाँ कोई गरीब हो, न कोई जो है विपन्न हो, न कोई अपंग हो, सब तक शिक्षा, संस्कृति, संस्कार की लौ उन तक पहुँचे और समृद्ध भारत और विश्व गुरु भारत की दिशा में हमारा योगदान हो। इसके लिए राष्ट्रबोध आज का विषय है, और राष्ट्रबोध का भी जो अंग्रेजी अनुवाद हम लोगों ने किया है, पैट्रियोटिक कॉन्शसनेस, राष्ट्र के लिए पैट्रियोटिक होना ये एक आवश्यक शर्त है, तभी हम देश का विकास कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विद्वत्तापूर्ण और ओजपूर्ण संभाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच है माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय प्रोफेसर एसपी शाही सर। आप एक शिक्षाविद एवं प्रशासक के रूप में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोफेसर एसपी शाही सर हमारे अगले वक्ता। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी, मंच पर बैठे हुए पूज्य स्वामी भावनात्मानंद जी, मंचासीन गुरुवर प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, पद्मश्री
हम लोग के अभिभावक विमल जैन जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए सुधीर कुमार सिंह जी, सामने बैठे हुए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व वाइस चांसलर केसी सिन्हा जी, कुसुम कुमारी जी, शैलेश जी, शालिनी जी, श्यामल जी, निखिल बाबू, बीना अमृत जी, ओझा जी, तमाम उपस्थित शिक्षक, शोधार्थी, मीडिया के बंधु, भारत की परंपरा रही है अपने पुरखों को याद करना, और हम अपने पुरखों को जितना सम्मान देते हैं शायद विश्व के किसी कोने में इतना सम्मान हमारे पुरखों को नहीं मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरसी सिन्हा जी को, विमल जैन साहब को। उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल प्रोफेसर विजय श्री जी की याद में कार्यक्रम करते हैं और उनको याद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि विजय श्री मैडम अपने आप दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर थी। उनकी विद्वता, उनके व्यवहार, उनके शिक्षण से पूरा बिहार तो लाभान्वित हुआ ही, पूरा देश भी लाभान्वित हुआ। आज भी दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विजय श्री मैडम को बहुत ही आदर के साथ याद किया जाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप सर हर साल मनाते हैं और उनकी स्मृतियों को संजो के रखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने वादा किया था इस कार्यक्रम को मगध विश्वविद्यालय में करेंगे, लेकिन चुपके चुपके सर आप लोग यहाँ लाए। अगली बार जरूर मगध में करें। आज का टाइटल है राष्ट्रबोध। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है राष्ट्रबोध। राष्ट्रबोध जब तक नहीं होगा हमारा समाज मर जाएगा। और आज भी मैं मानता हूं कि भारत में जितनी नैतिकता है उतनी कहीं और नहीं है। हम भारतीय अपने नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल का ज़माना क्या हो गया है? इंटरनेट का ज़माना हो गया है, गूगल का ज़माना हो गया है। लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं, अपने संस्कार को भूल रहे हैं। नहीं, भारत तभी जीवित होगा जब हमको अपनी पुरानी परंपराओं को याद करना होगा, उनको बचा के रखना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं पिछले साल जुलाई में इजराइल गया था। इजराइल में क्या है, एक छोटा सा 95 लाख की आबादी का देश है, और वहाँ जो राष्ट्रबोध है सीखने की जरूरत है। छोटा सा देश, मैं वहाँ की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में गया, देखा कि वहाँ हिब्रू में पढ़ाई हो रही है। अरे राष्ट्रबोध उस व्यापक बनाने के लिए 3 पायदान पर जाना होगा जो हमारी समझ है। सबसे पहले अपने भारतीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रबोध को बचाने के लिए हमको अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना होगा। जब तक मातृभाषा बढ़ेगी नहीं, तब तक हमें अंग्रेजियत से वो चीज़ नहीं मिलेगा, वो अपनापन नहीं मिलेगा जो हिंदी में मिलेगा। इसलिए भारतीयता और राष्ट्रीयता को तभी हम साकार कर सकते हैं जब हम पूरे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा को अंगीकार करें। राष्ट्रभाषा की बदौलत आज इजराइल ने अरबों को नाको चने चबवा दिया है। अपनी भाषा के, राष्ट्रभाषा के बदौलत जापान
टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, चाइना मंदारियन की बदौलत कितना आगे है। तो हमको हमारी समझ से राष्ट्रभाषा के उत्थान के लिए हम सबों को, सभी विद्वत जनों को, सभी शोधार्थियों को इस पर व्यापक रूप से काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, हम भारतीयों की परंपरा रही है, बड़प्पन की परंपरा रही है, संस्कार की परंपरा रही है। हम भारतीय अपने बड़प्पन और संस्कार से आगे हैं, आज भी अक्षुण्ण हैं। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे पास विक्रमशिला था, क्यों था? हमारे पास ज्ञान था। गया है बुद्ध की धरती है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है, बौद्धिस्ट है। तो ये सब परंपरा भारत की परंपरा रही है और उस परंपरा को हम युवकों को, हम विद्यार्थियों को, हम शिक्षकों को, हम बुद्धिजीवियों को उस परंपरा को बचा के रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है उसमें सबसे अगर अधिक ध्यान दिया गया है तो राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों पर शोध करने का। भाई, शोध की एक परंपरा रही है, खासकर सर हम लोग की बिहार में, कि हम लोग जो गुरुजी टॉपिक दे देते हैं वही शोधार्थी उसको अपना लेते हैं। नहीं, राज्य का विकास तब तक नहीं होगा जब तक स्थानीय मुद्दों पर शोध नहीं होगा। शोध नहीं होगा तो स्टार्टअप शुरू नहीं होगा, स्टार्टअप शुरू नहीं होगा तो राष्ट्र का सम्यक विकास नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय मुद्दों पर मुद्दों पर हम लोगों को शोध करने की ज़रूरत है। अब रही बात राष्ट्रबोध की बात, तो मैं महामहिम, मैं एक धृष्टता कर रहा हूँ। आपका हुक्म हो तो मैं धृष्टता करूँ। आपका शाहबानो प्रकरण में इस्तीफा देना राष्ट्रवाद, राष्ट्रबोध का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि महामहिम आए हैं। हमने बहुतों महामहिम को देखा, शैलेश बाबू आप बैठे हैं। महामहिम रमा जोइस जी के बाद अगर कोई महामहिम, विद्वान महामहिम आए हैं हम लोग के भी, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम समझते हैं कि महामहिम के कुशल नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर बुद्धिजीवी बिहार की गरिमा को और राष्ट्र की गरिमा को और इस राष्ट्रबोध को जीवित रखने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर को। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार, जो पहली बार पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए हैं, उनको सबसे पहले मैं अपने और पटना विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन पद्मश्री विमल जैन जी, प्रोफेसर एस.बी. शाही, वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा, पूर्व चेयरमैन भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधीर सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय, स्वामी भगवतानंद जी और हेड राजेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, पटना यूनिवर्सिटी। सभागार में बैठे हुए सम्मानित सदस्यगण, पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, आज की 21वीं विजय श्री स्मृति व्याख्यानमाला में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। मेरी जो समझ है उस हिसाब से कुछ मैं बनाया हूँ। बहुत कम समय में अपनी बातों को रखूँगा क्योंकि हम लोग मुख्य अतिथि को सुनेंगे। भारतीय अध्याय में राष्ट्र शब्द का प्रयोग वैदिक काल से होता रहा है। मनुष्य की
सामुदायिक भावना ने इसको जन्म दिया, जो कालांतर में राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। असंख्य बोलियां एवं असंख्य भाषाएं मौजूद रहने के बावजूद भारतवर्ष प्राचीन काल से राष्ट्र के रूप में समुचित दुनिया के सम्मुख अनुकरणीय रहा है। भारतवर्ष के संसाधनों को सदियों से नुकसान होने के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में निरंतर मजबूत रहना यह सिद्ध करता है कि यहाँ के नागरिकों का राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव रहा है। राष्ट्र एक अस्थायी सत्य अवधारणा है तथा राष्ट्रीयता एक विशिष्ट भावना। राष्ट्रीयता राष्ट्र के प्रति वफादारी एवं निष्ठा को दर्शाता है। त्याग, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा एवं स्वाभिमान राष्ट्रबोध का केंद्रीय तत्व है। जब हम राष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो राष्ट्र की भूमि के निवासी और निवासियों के संस्कृति से राष्ट्र के स्वरूप निर्मित होता है। मनुष्य की भाव वृत्तियों में राष्ट्रीयता भी एक प्रमुख वृत्ति है, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख है। मनुष्य जिस भूमि में जन्म लेता है तथा उसके वातावरण में पलता बढ़ता है तो उसके प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना रखना उसका नैतिक दायित्व है। इस प्रकार राष्ट्र की प्रगति, सुख शांति, सुव्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय चेतना व्यक्ति का आचार धर्म होना चाहिए। वर्तमान समय में राष्ट्र आत्मा थोड़ी सी कमजोर सी हो रही है। मानवीय मूल्यों के क्षरण से हमारा गौरवशाली इतिहास थोड़ी धूमिल हो रहा है। हम अपनी कर्तव्यपरायणता की संस्कृति को भूलकर अधिकार परायणता के पश्चात संस्कृति के शिकार हो चुके हैं। हमारा नैतिक दायित्व है कि जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। अलग अलग रूपों में प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र धर्म का पालन करना हमारा आचार धर्म है। हजारों वर्ष का इतिहास जैसा है वैसा लेकर हम नहीं चल सकते। हमें उन्हें युगानुकूल बनाकर चलना होगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपनी संस्कृति एवं स्वधर्म को आत्मसात कर अतीत के आदर्शों को युगानुकूल कर राष्ट्र के गौरव गरिमा को स्थापित करने में हम सभी अपना बहुमूल्य योगदान दें। अर्थात युग की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना और युगबोध को आत्मसात करना ही राष्ट्रबोध है। मेरा अपना मानना है कि भारत आज विकसित होने जा रहा है। लक्ष्य हम निर्धारित कर चुके हैं, लेकिन भारत विकसित उस समय भी था जब यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी होती थी, जहाँ विश्व भर के लोग आते थे, पढ़ते थे। उस समय भारतवर्ष हमारा विकसित था। लेकिन जैसे जैसे का हमारा अंधविश्वास के हम दुनिया में गए, थोड़ी सी उसमें गिरावट आई है। फिर हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि 2047 तक हम फिर विकसित होकर ही रहेंगे। दूसरी बात आपके सामने मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर विश्व में शांति की ज़रूरत है तो भारत को बचा के रखना होगा। भारत की संस्कृति ही दुनिया को रास्ता दिखाएगी और तभी विश्व शांति की बात हो सकेगी। क्योंकि विश्व अभी अशांति से दौड़ रहा है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ इसका मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुम्बकम। और बहुत रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला है। इसी के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत विकास विकलांग न्यास की सेवा एवं संस्कार प्रकोष्ठ पटना एवं दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बातों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय आ गया है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने का। हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल बिहार सरकार श्री आरिफ मोहम्मद खान सर महोदय भारतीय धर्म, दर्शन और ज्ञान परंपरा के प्रकांड विद्वान हैं। हमें विभिन्न माध्यमों से आपको सुनने का, आपके आलेखों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज हम सभी आपको साक्षात सुनेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय।